आज का मेरा ये जो सेशन है मेरे उन सारे पेशेंट्स के लिए है जो कि पीसीओएस इनफर्टिलिटी के शिकार थे और अब वो कंसीव कर चुके हैं और उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। उनमें से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने शहर में जाके डिलीवरी कराना चाहते थे और वो अपने शहर में है, तो उन सब के लिए मेरा ये सेशन है। और बाकी सब भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है नॉर्मल डिलीवरी वीएस सिजेरियन सेक्शन, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या सिजेरियन सेक्शन अच्छा है, आपको किसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि जब एक इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट करते हैं, एक 3 साल 4 साल 5 साल से अगर बंदा इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी कपल के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन होती है। और जब इसके बाद वो कंसीव करता है तो वो एक बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। हालांकि प्रेगनेंसी प्रेशियस सबकी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक आदमी की होती है। तो इनफर्टिलिटी वाले के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कंसीव करना। और जब वो कंसीव कर लेते हैं और कंसीव करने के बाद उनकी जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद जब हमारा 8 मंथ 9 मंथ क्रॉस होता है तो फिर उनके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराएं या सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएं। तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे जो कि अपने घर, अपने गांव या अपने सिटी में जाके डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो उनको मैं पहली 24-25 वीक्स में ही उनको बोलती हूँ कि आप चले जाओ। तो कई बार उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं है या फिर वो पेशेंट्स अक्सर मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट करते रहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस बीच बीच में लेते रहते हैं, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा होता है कि आप जिससे ट्रीटमेंट शुरू से ले रहे हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हुई, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल उनको वहीं से मिलता है। तो उन सारे पेशेंट्स के लिए और वो सारे पेशेंट जिन्होंने वैसे भी कंसीव किया हुआ है, तो आप सबके लिए ये सेशन मेरा है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहिए या सिजेरियन कराना चाहिए। तो पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी सबके लिए बहुत अच्छी है। एनी टाइम नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें कोई दो राय नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के फायदे क्या है? पहले तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है, आप एक दिन में डिस्चार्ज हो जाते हो और आपको कुछ खास नहीं होता। अगर फर्स्ट बेबी है फर्स्ट बेबी में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको नीचे की तरफ कट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिजियोटमी। और वो पहले के ज़माने में आप एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम मेरे घर वाले जो है वो फोर्स कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में भी तो डिलीवरियां होती थी और सारी नॉर्मल होती थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अभी इसके पहले 2 दिन पहले सेशन किया था, बट वो वीडियो बहुत क्लियर नहीं आई, तो इसलिए ये सेशन मैं रिपीट कर रही हूँ। तो मैं ये पिछले ज़माने की डिलीवरीज और अभी के ज़माने की डिलीवरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आप खुद पढ़े लिखे हो, खुद जानकार हो, तो ये डिफरेंस अगर आप इन चीज़ों को मेकआउट करना चाहते हो तो उस ज़माने की सारी चीज़ों को कंपेयर करो। तो उससे पहले मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के कुछ फ़ायदे काउंट करवा देती हूँ। एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी रिकवरी फास्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब बच्चा वजाना के थ्रू होते हुए, जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो नेचर उस स्ट्रक्चर को इस हद तक बना देता है कि उससे एक 2.5 किलो या 3 किलो या 3.5 किलो का बेबी पास हो जाता है। तो ये नेचर की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसको एक्सटेंड करने का, वजाना को और यूट्रस को एक्सटेंड करने का एक या बड़ा करने का एक नेचर ने बनाया हुआ है। तो जब बच्चा उससे स्क्वीज होके पास होता है तो उस बच्चे वजाना के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बेबी के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। तो जब बच्चा उसके थ्रू होके आप नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू निकलता है तो उस बच्चे के अंदर ये माइक्रोब्स जाते हैं और वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीसरा क्या है कि बच्चों को आपके पेट के अंदर होता है, जब मदर के वूम के अंदर होता है तो वो एक नेचुरल स्विमर है। आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो वो नेचुरल स्विमर होता है। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर सिर्फ बच्चा नहीं होता, एक पानी की थैली होती है, कह सकते हो। पानी की थैली को आप लाइकर पढ़ोगे अपने आप, अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते होगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि पानी की थैली यानी कि लाइकर होता है, उस लाइकर में बच्चा तैरता रहता है और उसी में सांस लेता है। वही चीज़ें आपके अंदर बच्चे के अंदर जाती रहती है, यानी कि उस पानी में वो यूरिन भी पास करता है, उस यूरिन को वो उसके माउथ में भी जाता है, उसके लंग्स में भी जाता है और वो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें बच्चा स्विम करता रहता है। तो
बच्चा पेट के अंदर एक नेचुरल स्विमर होता है और नेचर ने ये चीज़ बनाई है। बट वही बच्चा अगर हम उसको डिलीवरी के बाद अगर पानी में डाल दें तो वो स्विमिंग नहीं हो पाती। आपने सुना होगा कि फॉरेन में बच्चों को 6 महीने में ही पानी में उतार देते, मतलब स्विम कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एक नेचुरल स्विमर होता है, उसको हाथ पैर मारने की टेंडेंसी बच्चे में होती है, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत जल्दी स्विमिंग के लिए उतारते हैं। एनीवेज, यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी के फायदे। तो नॉर्मल डिलीवरी के ये फायदे हैं। उसके अलावा बच्चे के अंदर जो फ्लूइड है, कभी कभी फ्लूइड आ जाता है, तो वो फ्लूइड भी जब स्क्वीज होके बच्चा निकलता है नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, तो वो भी निकलते हैं, उसके लंग्स से निकलते हैं, तो ये भी चीज़ बच्चे के लिए फायदेमंद होती है। तो बच्चा और माँ दोनों के लिए ये चीज़ें फायदेमंद होती हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी एनी टाइम अच्छी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और सही तरीके से होती है तो वो आपके लिए फायदेमंद हमेशा होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक पेशेंट्स अभी रिसेंटली मेरे पास आए, 2-3 केसेस ऐसे भी हुए, पिछले भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे, अभी 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं, इसलिए मैं ये सेशन रिपीट कर रही हूँ और ख़ास करके अपने उन सारे पेशेंट्स तक ये सेशन के ज़रिए मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, किसी चीज़ के लिए जिद बांध के नहीं बैठिएगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लास्ट मोमेंट पे बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे बच्चे ने अंदर पॉटी कर दिया हो और आपके यूट्रस का माउथ नहीं खुला है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है, तो उस केस में डॉक्टर आपको सिजेरियन एडवाइस कर सकता है। तो आप लोग बच्चे पे रिस्क नहीं लेंगे। प्लीज़ आप सब ध्यान से सुने, क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगर आप पछताते हैं तो फिर वो पछतावा आपके किसी काम नहीं आता। तो बेहतर है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए। बड़े बूढ़ों वाली चीज़ यानी पुराने ज़माने वाली चीज़ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें कंपेयर कीजिए। पहले ज़माने में क्या होता था, सबके 4-5 बच्चे होते थे, उनमें से 1-2 लॉसेस भी होते थे। अगर आप हर घर में उठा के देखें तो हर दूसरे या तीसरे घर में आपको मिल जाएगा 2-3 बच्चे खराब हुए या अबॉर्शंस हुए या पेट में ख़त्म हो गए, और सबके 4-5 बच्चे हुए। इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी के वक्त में ज़्यादातर लोग या तो 1 बच्चा करते हैं या फिर 2 बच्चा करते हैं। तो कोई भी अपने बच्चे का लॉस अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपने बच्चे के ऊपर रिस्क नहीं लेना है, ना ही अपनी सेहत के ऊपर रिस्क लेना है। तो सिजेरियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत घबराना है। अगर से आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर को दिखता है कि आपके बच्चे की धड़कन कम हो रही है, आपका यूट्रस का माउथ ओपन नहीं है, और वो आपको सजेशन दे रही हैं या दे रहे हैं कि आप सिजेरियन इमीडिएटली करवाइए, आपके बच्चे की धड़कन कम हो रही है, वो जा भी सकती है, तो आप राइट वक्त पे राइट डिसीजन लीजिए। आप मदर फादर हैं, ना कि आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजन को लीजिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी, ये बच्चा आपके लिए बहुत प्रेशियस है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो, क्योंकि अभी कल परसों में 1-2 पेशेंट मेरे पास आए जिनकी पहली प्रेगनेंसी में इस तरह की चीज़ हुई कि लास्ट मोमेंट तक उनकी डॉक्टर उनको समझाती रही, लेकिन उन्होंने ये कंसर्न देने से इनकार कर दिया कि उनको सिजेरियन कराना है। और फिर लास्ट में हुआ ये कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी धड़कन जा चुकी थी। बच्चा नेचुरल डिलीवरी से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, लेकिन उसकी धड़कन जा चुकी थी। और इसमें दोष किसका था? उनका था जिन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया। तो येस, नॉर्मल डिलीवरी इज एनी टाइम बेटर। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बेस्ट है, लेकिन सिजेरियन में करवाने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। क्योंकि पहले के वक्त में मशीनें नहीं थी, अब के वक्त में बहुत सारी मशीनें हैं जब हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर से आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि आपके बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या फिर बच्चे की साइज़ कभी कभी बहुत बड़ी होती है और आपकी बच्चेदानी उतनी बड़ी नहीं होती, तो फिर उस केस में जैसे 4 किलो या 4.5 किलो, 4 किलो से ऊपर का बच्चा होता है तो बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी 4 किलो से ऊपर के बच्चे की पॉसिबल नहीं होती, या फिर कभी रेयरली पॉसिबल होती है, तो ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है कि आप सिजेरियन के लिए जाओ। और एक कंडीशन मैं बताती हूँ आपको कि बच्चा अगर आपका उल्टा होता है, तो पहले ज़माने देखिए, पहले का ज़माना क्या होता था कि सारी बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए कराया जाता था। और पहले के ज़माने में अगर आप देखें तो पहले ज़माने में मदर की डेथ्स भी बहुत होती थी डिलीवरी के टाइम में, बच्चे भी बहुत ख़राब होते थे डिलीवरी के टाइम में।
लेकिन अभी के ज़माने में इनमें से हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें माँ भी सही सलामत चाहिए, यानी माँ की हेल्थ भी सही चाहिए, और बच्चे यानी माँ और बच्चा दोनों हमारे लिए प्रेशियस है। तो अगर कंपेयर करना है तो इस चीज़ से कंपेयर कीजिए कि आपको 1 या 2 बच्चा करना है, और किसी भी एक बच्चे का लॉस आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और ये बच्चा आपके लिए बहुत प्रेशियस है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए। आप इसको पुराने ज़माने से कंपेयर नहीं कीजिए। पुराने ज़माने में मशीनरीज नहीं थी, पुराने ज़माने में हमारे पास कुछ नहीं था, और पुराने ज़माने के अगर कंपेयर करना है तो उनके लॉसेस को भी कंपेयर कीजिए, और ये कंपेयर कीजिए कि उनके 4-5 बच्चे में अगर एक बच्चा ख़राब भी हो गया पेट के अंदर तो उतना मैटर नहीं करता था। लेकिन अब के वक्त में अगर पेशेंट का बच्चा, एक भी बच्चा ख़राब होता है तो वो उसके लिए बहुत मैटर करता है, और ख़ास करके जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद आपका बच्चा लॉस होता है तो फिर अगले बार प्रेगनेंसी आपकी होगी नहीं होगी इसकी गारंटी भी नहीं होती। तो इस चीज़ पे आप प्लीज़ रिस्क नहीं लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो डेफिनेटली गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन इन केस अगर आपका केस क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में जाके यानी 9 मंथ या 8 मंथ के बाद जाके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो अब जैसे मैं एक कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टासिस, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हो, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, और ख़ास करके पीसीओएस पेशेंट्स को तो वैसे भी शुगर का खतरा होता है। तो अगर आपको बाद में जाके शुगर बढ़ने लगता है तो कई बार इन पेशेंट्स की डिलीवरी थोड़ा सा जल्दी कराई जाती है, क्योंकि जब ये बच्चा अपने पूरे टर्म की तरफ जाता है तो इन बच्चों में बाद में प्रॉब्लम आने के चांसेस, यानी कि बच्चा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को डिलीवरी जल्दी कराने की कोशिश की जाती है, यानी कि पूरा 40 वीक्स का जो टाइम आपको दिया जाता है, जो डिलीवरी का टाइम दिया जाता है, उससे पहले कराने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा ख़राब ना हो। और कई बार बच्चा अंदर पॉटी कर देता है, और आप खुद सोचें कि जिस पानी में वो तैर रहा है उसमें यूरिन पास कर रहा है तो दैट इज़ गुड, वो उस यूरिन से वो पानी जो है मेंटेन हो रहा है, यानी वो लाइकर मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर उसने उसमें पॉटी कर दी तो वही पॉटी उसके लंग्स में भी जा रही, क्योंकि वही पानी उसके लंग्स में भी जाता है, वो उसी पानी को पीता है और वही पानी उसके लंग्स में भी सर्कुलेट होता है। अब उसमें अगर उसकी पॉटी मिल गई तो वो चीज़ उसके लिए नुकसानदायक होगी और उसमें सांस बच्चे की रुकने लगेगी। तो अगर ये पॉटी ज़्यादा देर तक रहती है तो बच्चे की जान जाने का खतरा होता है। तो आज के वक्त में कई सारी मशीनें हो गई हैं, सिटीजी मशीनें, जिसमें एक सिटीजी मशीन आती है, या फिर हम डॉपलर के थ्रू इन चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे की धड़कन कम तो नहीं हो रही है। तो अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है तो प्लीज़ राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, और इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, जिन पेशेंट्स को ऐसा कुछ एडवाइस नहीं किया गया है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, तो उन पेशेंट्स को एक सलाह दे रही हूँ मैं कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर रहे हो, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट जिद बांध के नहीं बैठना है कि मुझे नॉर्मल ही करानी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे भी डिसाइड होती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो आप अपनी डे टू डे रूटीन को मेंटेन करो, और आप अपने थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करो। आप YouTube में टाइप करके देख सकते हो कि एंटीनेटल एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं, और आप उनको देखकर उन एक्सरसाइजेस को करते रहो। तो वो थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस, और अपना थोड़ा रूटीन चेंज करो। हर वक्त सोते नहीं रहना है, हर वक्त बैठे नहीं रहना है, नॉर्मल वॉक करते रहना है, थोड़ा घर का काम करते रहना है, अगर आपको रेस्ट एडवाइस नहीं किया गया है तो। अब इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ज़बरदस्ती घर में पोछा लगाने लगो, इस तरह की चीज़ें नहीं। लेकिन येस, एंटीनेटल एक्सरसाइजेज अभी आपने बहुत सुना होगा। एंटीनेटल एक्सरसाइजेज, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी का और आपको रेस्ट एडवाइज नहीं किया गया है, तो आप एंटीनेटल एक्सरसाइजेज वगैरह करो और अपनी रूटीन एक्टिविटी को मेंटेन करो। ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको बेड पे लेटे रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करो। तो ऐसा करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अनलेस अनटिल कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो। सो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखो, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आपको जिद बांध कर नहीं बैठना है कि आपको नॉर्मल ही करानी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो आज का मेरा जो सेशन था वो नॉर्मल डिलीवरी वीएस सिजेरियन सेक्शन था, और सिजेरियन सेक्शन के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, सिजेरियन सेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा घबराते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आपके घबराने के लिए।
थोड़ा सा रिकवरी वाली चीज़ है। देखिए बच्चे को अगर हम सक्सेसफुली और एकदम सेफली निकाल सकते हैं तो पहला तो बच्चे की सेफ्टी के लिए होता है, दूसरा मदर की रिकवरी। ठीक है, आपकी अगर ये फर्स्ट डिलीवरी है तो आपके फर्स्ट डिलीवरी के केस में आपको नीचे की तरफ भी टाके लगते हैं, उस नीचे की तरफ भी आपको कट लगाया जाता है। आपको पता नहीं होगा शायद, जो लोग पहले प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, फर्स्ट टाइम खास करके ये कट लगाया जाता है। क्यों कट लगाया जाता है? क्योंकि बच्चा अगर निकलता है तो वो चीज़ें फाड़ते हुए निकलता है, क्योंकि आपके विजाना का रास्ता छोटा होता है और उसका सर बच्चे का बड़ा होता है। तो वो जब निकलता है तो बहुत आपका विजाना का रास्ता जो है वो फाड़ते हुए निकलता है। तो पहले ज़माने में आप सुनते होंगे कि पता चला कि यूरिन का रास्ता और आपके विजाना का रास्ता या पॉटी का रास्ता, विजाना का रास्ता दोनों एक हो गया। तो ये क्या होता है कि बच्चा जब निकलता है तो चीज़ें फाड़ते हुए निकलता है। तो इसलिए अब जब मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो फिर ये चीज़ें डिस्कवर की गई कि आपकी जब फर्स्ट डिलीवरी खास करके होगी तो उस वक्त आपको बच्चे के लिए एक रास्ता बना दिया जाए, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कट लगाया जाए और वो ठीक ठाक कट लगाया जाता है, ताकि बच्चा अगर से फाड़ता है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाड़े। ये नहीं कि इस तरीके से एकदम फटे आपकी वजाना के एरियाज, कि आपका वजाना का यूट्रस का रास्ता एक हो जाए, सॉरी वजाना का एंड रेक्टम का यानी एनस का रास्ता एक हो जाए, कि पॉटी आपके एनस से भी आ रही है और आपके वजाना से भी आ रही है, आपके यूरिन जो है वो लीक हो रहा है वजाना में। तो पहले इस ज़माने में ये सारे केसेस बहुत सारे होते थे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। तो अब के वक्त में नॉर्मल डिलीवरी पहले केस में मैक्सिमम केसेस में एपिजियोटमी दी जाती है, और ये भी एक आप कह सकते हैं एक छोटा ऑपरेशन कह सकते हैं उसको। तो इसमें भी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और आप एकदम भले चंगे हो गए। तो नॉर्मल डिलीवरी के फर्स्ट डिलीवरी केस में ये एपिजियोटमी दी जाती है और ये भी एक छोटा ऑपरेशन होता है। हाँ, सेकेंड और थर्ड डिलीवरीज में इसकी कई बार ज़रूरत नहीं होती है, वो बच्चे के साइज पर डिपेंड करता है कि बच्चे का वेट कितना आ रहा है। तो आपको सिजेरियन से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है सिजेरियन की, आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए सिजेरियन की ज़रूरत है, तो यू कैन गो फॉर सिजेरियन। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी में 1 दिन 2 दिन में रिकवर होते हो तो सिजेरियन में 3 दिन लग जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। तो आप सिजेरियन आराम से करा सकते हो अगर आपके बच्चे की सेफ्टी का मामला है, क्योंकि बच्चे पे कोई रिस्क नहीं लेना है। आपने 9 महीना जिसको अपने पेट में रखा है वो आपके लिए बहुत प्रेशियस डेफिनेटली होगा, और सबके लिए होगा, सिर्फ उनके लिए नहीं जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बल्कि उन सब के लिए जिन्होंने 9 मंथ अपने बच्चे को अपने पेट में रखा है, अपने यूट्रस में रखा है, और अब उसके डिलीवरी के लिए बहुत सारा प्लान किया हुआ है। तो आप में से कोई भी या हम में से कोई भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पुराने ज़माने से कुछ चीज़ें कंपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ सारी चीज़ें कंपेयर करो, सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन को कंपेयर नहीं करो, तब फिर आपको उठा के सारी चीज़ें कंपेयर करनी पड़ेगी। तो आज का सेशन मेरा यही था कि आप नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली कराओ, लेकिन जिद बांध के नहीं बैठो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है देन गो फॉर सिजेरियन, डोंट टेक रिस्क मत लेना आप, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई है, आपका बेबी और मदर दोनों को सेफ रहना है। तो इसलिए किसी भी जिद को बांध के नहीं रखो, अपना डिसीजन खुद से लो, किसी और के कहने से डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि अभी का ज़माना पुराना ज़माना बदल चुका है, और उन दोनों को कंपेयर मत कीजिए, और कंपेयर करना है तो सारी चीज़ों को कीजिए। तो दोस्तों आज का मेरा जो ये टॉपिक था अभी मैं इस पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे सब इस चीज़ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई गेस कि आप ज़रूर गेन करेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी वाकई अच्छी होती है, लेकिन आपको इस चीज़ में एकदम से जिद बांध के नहीं बैठना है कि कुछ भी हो जाए मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए, अभी कल परसों में 2-3 पेशेंट आए जिनका पहला बेबी इसलिए लॉस हो गया क्योंकि उन्होंने सिजेरियन के लिए लास्ट मोमेंट तक कंसेंट नहीं दी। तो वो उसके बाद आप पछता और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गलती थी, और अब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो लास्ट में पछताने से जब सब कुछ ख़राब हो जाए उससे बेहतर है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन लो। तो आई होप कि इससे आपको कुछ पता चला होगा, और अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। यू आर एजुकेटेड इनफ, आपको ऊपर वाले ने आपको भी दिमाग दिया है सारी चीज़ें समझने के लिए, तो अपने डिसीजन आप खुद से लो। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि इस वीडियो से कुछ आपको समझ में आया होगा। और वो सारे पेशेंट मेरे PCOS के और PCOD के
जो भी प्रेग्नेंट हो चुके हैं और जो अभी अपने शहरों में जाके डिलीवरीज कराना चाहते हैं। तो आई होप कि आप सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हो मुझसे, और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करना और इस चीज़ को अपने डिलीवरी एंड सिजेरियन के टाइम में ज़रूर याद रखिएगा। एंड आप सब लोग मुझे अपने बच्चे की, अपने बेबी की आप फ़ोटो भेजते हो, और मैं चाहूँगी कि वो सारे लोग जिन्होंने नहीं भेजी है तो डेफिनेटली भेजिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिर अगले किसी टॉपिक के साथ वापस से हम मिलेंगे। जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे पास जब इस तरह का कोई केस आएगा जो मुझे लगेगा कि आप सबको इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।